नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप एनडीए जैसे बढ़िया एग्जामिनेशन में जेडबलई में अगर लाखों का रैंक लेकर आए हैं तो भी यहां पर आप एंटर कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो। गवर्नमेंट ने यह अपॉर्चुनिटी दिया है कि गवर्नमेंट, बिकॉज एनडीए में जब आप एंटर हो गए तो बेसिकली आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, इनफैक्ट ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। तो ऑफिसर रैंक पे बनना मुमकिन है और गवर्नमेंट जॉब ये पाना मुमकिन है, और वो भी 3-4 लाख रैंक जेडबलई मेंस में। इतना पीछे का अगर रैंक आया ना, जिसमें कि कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता, आपको ये बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है। कैसे मिलेगा, आज इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, मजा आ जाएगा। और विश्वास मानो, मैं ऐसा बढ़िया बढ़िया वीडियो तुम्हारे लिए और बहुत सारा लाऊंगा। चैनल जरूर से सब्सक्राइब रखना, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो तुमको और कहीं नहीं मिल रहा है वो आपको मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए दो तीन चैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके प्रिपरेशन में। सबसे पहला तो एनडीए मेड इजी, जहां पर एनडीए की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको। जो बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो एनडीए मेड इजी पे रहे, और जो बच्चा एनडीए के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ जेडबलई कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जेडबलई की रैंक से ही उसको एनडीए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे एनडीए की तैयारी ना करना पड़े, वो हर बच्चा वेदांतु कॉलेज कनेक्ट नाम से चैनल है, इस चैनल पर जरूर जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, ताकि इस चैनल पर कॉलेज से रिलेटेड या आप कम मेहनत में बहुत बढ़िया कॉलेज या ऐसे ऑप्शंस जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं, वो सारे कॉलेज के ऑप्शन, सारे एंट्री के ऑप्शंस आपको वेदांतु कॉलेज कनेक्ट चैनल पे मिल जाएंगे। दोनों चैनल आपको इसी वीडियो में, इस जो ये वीडियो चल रहा है इस पे क्लिक करेंगे चैनल के नेम पे, तो आपको ये दोनों चैनल दिख जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि आपको बेहतरीन कॉन्टेंट मिलता रहे और आपका फ्यूचर बढ़िया हो सके। ऐसे कॉलेज में आप जा पाए, ऐसे करियर ऑप्शंस में जा पाए जो जनरली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रोसेस ये रहता है एनडीए का कि एनडीए के सिलेक्शन में आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसको एनडीए एग्जाम कहा जाता है। ये 900 नंबर का एग्जाम होता है, 300 नंबर का मैथ्स और 600 नंबर का जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसी में बहुत सारे बच्चे परेशान और डरते हैं, क्योंकि यहां पर इसको पास करना बहुत आसान नहीं है। करीबन 4 से 6 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें से करीबन आप मान के चलिए कि 6000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर 6 लाख में 6000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब रफली 1%, मच टफर देन जेडबलई एग्जामिनेशन। तो यह आसान नहीं होता। अब ये एग्जाम जब आपका निकल जाता है, तब आपका होता है एक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू 5 दिनों का होता है, और ये भी 900 नंबर का इंटरव्यू होता है। जब आप यहां भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तब जाकर फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इस मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपका मेडिकली सब कुछ फिट है, तब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होता है एनडीए में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें फाइनल आते आते जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे एनडीए के, या मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 0.1% का सिलेक्शन रेट रह जाता है। और ये सबसे ज्यादा कठिन एग्जामिनेशन माना जाता है पूरे देश में। इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 0.1% बच्चा सेलेक्ट होता है, 99.9% बच्चा छंट जाता है, जो शुरुआत करता है यहां अप्लाई ऑनलाइन से और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। तो ये एक कठिन तरीका है, और इससे अनडाउटेडली जो बच्चे गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, वो हीरा है अनडाउटेडली। लेकिन एक ऑप्शन और दिया है गवर्नमेंट ने, और वो ये कहा है कि आप डायरेक्ट ये बीच का हिस्सा छोड़िए, जहां पर 90% बच्चे, 99% बच्चे हट रहे हैं, वो बीच का हिस्सा छोड़िए, आप सीधा इंटरव्यू में आ जाइए। ये पॉसिबल है। कैसे है, चलिए देखते हैं। तो आपको बता दूं, और ये एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूं कि कितना टफ है, हर साल करीबन 5 लाख 6 लाख हर एस्पिरेंट, मतलब हर बार इतने बच्चे बैठते हैं, और सीट अगर आप देखेंगे तो 400 सीट, मात्र 400। तो सोचो 3 लाख 4 लाख बच्चा बैठ रहा है, और 4 लाख बच्चे में 400 को सीट मिलनी है। तो 4 लाख बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है और 4 लाख में से 400 को सीट मिलेगी, मतलब 0.1% बनता है। 4 लाख से ज्यादा ही था, 5 लाख के आसपास का एस्पिरेंट था। तो इसके हिसाब से आपको बता देता हूं, ये टफेस्ट एग्जामिनेशन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप 12वीं के बाद डायरेक्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए को, बिना कोई एग्जामिनेशन दिए, इतना कठिन एग्जाम। एक मिनट, 3 तरीके हैं इसके। ये 2 पता नहीं कैसे लिखा हो, अच्छा 2 चेंज नहीं किया लगता है टीम ने, ये 1 होगा, सॉरी माफी चाहते हैं। तो पहला तरीका ये है, इसका तरीके का नाम है टीईएस। टीईएस का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इस टेक्निकल एंट्री स्कीम से आप इंडियन आर्मी में जाते हैं। कहां जाते हैं, इंडियन आर्मी में आपका रिक्रूटमेंट होता है। होता क्या है, तो इंडियन आर्मी का 10+2 टीईएस स्कीम में आप अगर 12वीं पास है, तो आप टीईएस के जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, तो होगा क्या कि आपका सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो यही शॉर्टलिस्टिंग के कट ऑफ निकलते हैं, और इसी का कट ऑफ अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो शॉर्टलिस्टिंग हुआ, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, तो कोई एग्जाम नहीं, आपको सीधा इंटरव्यू में भेजा जाएगा, एसएसबी, ये जो 900 नंबर का इंटरव्यू है।
आप अगर इस इंटरव्यू में भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल तो भैया अगर होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है। मेडिकल अगर हो गया तो मेरिट लिस्ट बनेगी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, दैट्स इट। तो बीच से जो सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ा परेशान करने वाला जो पार्ट था आपका रिटन एग्जामिनेशन, वो हट जाता है, जो कि जहां पर 99% बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ 1% बच्चा यहां से पास करके आगे इंटरव्यू की तरफ जाता है। वहां पर आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन अगर दिए हुए हैं तो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होकर आप सीधा यहां पर आएंगे। अब इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप 16.5 से 19.5 साल के होने चाहिए। कौन से डेट में, तो जिस साल ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिस साल का एग्जाम होता है उसी साल को माना जाता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद नॉट बोर्न आफ्टर 2 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच का क्राइटेरिया रहता है। ये हर साल बदलता है, इसलिए मैंने यहां पर XX लगा दिया है। तो आप नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिएगा जब भी जिस भी साल आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, तो आप अनमैरिड होने चाहिए और सिर्फ मेल कैंडिडेट यहां पर आर्मी में अलाउड है, फीमेल अलाउड नहीं है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, 12वीं में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है, PCM जरूरी है, मिनिमम 60% एग्रीगेट आना चाहिए PCM में, और मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन। इसके लिए क्राइटेरिया ही यही है कि आप जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन दिए हुए हो। उसके बाद यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। तो कोर्स डिटेल ये है कि 4 साल की आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 4 साल का आप कोर्स कर सकते हैं जिसमें 3 साल आपको पढ़ाया जाता है और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो 3 साल होता है इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको दी जाती है, JNU से, ठीक है। 3 साल में आप कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में रहेंगे जो पुणे में है, यहां पर आप बीटेक इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जो कि महो मध्य प्रदेश में है, यहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आपको बीटेक इन टेलीकम्युनिकेशन एंड IT में बीटेक करवाया जाएगा, ठीक है। ये 3 साल की पढ़ाई का बता रहा हूं, 1 साल जो होगा वो बाद में होगा। या फिर आप मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सिकंदराबाद तेलंगाना हैदराबाद के पास में है, ये बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। तो ठीक है, तो 3 साल में आपकी ये डिग्री हो गई कंप्लीट। अब फिर आखिरी जो ये 3 साल का है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स, जहां पर आप बीटेक और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, और आखिरी का जो फेज 2 है जो 1 साल का है, इसमें आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून जाते हैं और IMA देहरादून जाकर एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कमीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 4 साल का पूरा आपका पढ़ाई के साथ साथ आपकी मिलिट्री की ट्रेनिंग हो गई, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आप ये जो 1 साल है ना, जो आप ये IMA देहरादून में रहेंगे, तो आपका यहां से एक जब निकलेंगे तो आपका पहला साल, 1 साल जो होगा 4 साल की पढ़ाई के बाद जब आप निकलेंगे तो पहला साल आपका वापस से ट्रेनिंग में होता है, और ये ट्रेनिंग ऑन फील्ड होती है, क्योंकि अभी तक तो आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा था, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। फिर आप ऑन फील्ड आते हैं और आपका पहला साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है उस वक्त आपको 56,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता है। ये 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप ऑफिसर पोस्ट पे जाते हैं। ऑफिसर पोस्ट मतलब लेफ्टिनेंट का पोस्ट, लेवल 10 होता है, और यहां पर सैलरी 56,000 से लेकर 1.5 लाख 1.7 लाख के बीच में होती है। जनरली इन हैंड जो पैसा आता है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास आता है, पर 1.25 लाख रुपए स्टार्टिंग का पैकेज, मतलब आप साल का 15 लाख रुपए आपको मिल रहा है, और ये तो सिर्फ पैसा है। इसके अलावा जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो अलग हैं। जैसे पर्क्स में आपको कार मिलेगा, कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर मिलेगा, उस कार में डलने वाला पेट्रोल डीजल मिलेगा, आपको रहने के लिए घर मिलेगा, उस घर में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं, एक हेल्पर होता है। तो ऐसे बड़े सारे फैसिलिटीज हैं जो आप एक बार जब ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको यहां पर मिलता है। क्लियर बात सबको समझ में आ गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सीट्स कितने होते हैं, तो हर साल इसमें सीट बहुत कम होती है, मात्र 90। ये 90 आपको किसी एक साल का दिखा रहा हूं, बट हर साल यही 80, 90, 85, 100, 95 इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। अब कट ऑफ कितना जाता है, तो मैं आपको 1 साल का, ये साल 2025 का दिखा रहा हूं, और ये साल में 2 बार होता है। तो ये जुलाई 2025 में द कट ऑफ फॉर JEE CRL रैंक फॉर TS 53 इज 3,50,000 रैंक। ये देख रहे हैं, ये ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन जब आया था, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए साल 2025 का टेक्निकल एंट्री स्कीम का कट ऑफ था 3.5 लाख रैंक, 3.5 लाख। आपको बता दूं JEE मेंस एग्जामिनेशन में आपका 50-60 हजार रैंक अगर होता है तो NIT मिलने में मुश्किलात आती है, अगर जनरल कैंडिडेट कोई बच्चा है तो, और कोई कैटेगरी वाला भी OBC वगैरह EWS है तो भी 70-80 हजार तक होता है। लाख के बाद तो किसी को कुछ नहीं मिलता। यहां 3.5 लाख रैंक तक आपको ऑप्शन रहता है कि आप यहां से डायरेक्ट एग्जामिनेशन को डॉज करते हुए सीधा SSB के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आप 3.5 लाख रैंक के अंदर हैं तो। ये जुलाई 2025 का दिखा रहा हूं। वैसे ही जनवरी 2026 के लिए जो निकला है उसमें 1,75,000 रैंक है। तो साल में एक बार निकलता है, तो जो पहला वाला फेज होता है वो कठिन होता है, क्योंकि जुलाई 2025 में तो बच्चों का रिजल्ट कब आता है, उनका रिजल्ट आता है अप्रैल में। अप्रैल में रिजल्ट आ गया तो आप उसके बाद तुरंत अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपको बहुत पीछे रैंक तक मिल जाता है,
यहां पर मेजॉरिटी सीट्स भरने के बाद अगर आप 2026 में अप्लाई करते हैं विथ जेई 2025, क्योंकि जनवरी 2026 में बच्चों का जेडब्ल्यू नहीं क्लियर होता है, तो इस वक्त आपका रैंक थोड़ा कम जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये है आपका इंडियन आर्मी में जाने का तरीका, और वो भी जेडब्ल्यू से इतने आसानी तरीके से। joinindianarmy.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहां पर जनवरी एंट्री का एप्लीकेशन मई में ओपन होता है और जून में क्लोज हो जाता है, और जुलाई एंट्री जो अभी आपको दिखाया, यहां पे 2 एंट्रीज थे ना, एक जुलाई का एंट्री है और एक जनवरी का। तो जनवरी एंट्री के लिए मई से जून में, और जुलाई एंट्री के लिए अक्टूबर से नवंबर में। तो ये है इसका टाइम पीरियड, हर साल इसी के टाइम पीरियड में आता है। आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना होगा ऑन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे विजिलेंट रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? ये पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका होता है सीईएस। तो टीएस था टेक्निकल एंट्री स्कीम, सीईएस स्टैंड्स फॉर कैडेट एंट्री स्कीम। कैडेट एंट्री स्कीम इंडियन नेवी का है। टेक्निकल एंट्री स्कीम किसका था? इंडियन आर्मी का। ये इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी में कैडेट एंट्री स्कीम में क्या होता है, यहां पर भी वही सेम तरीका, एप्लीकेशन डालिए, शॉर्टलिस्टिंग होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आप सीधा जाते हैं एसएसबी में, इंटरव्यू दिया, मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। अब बात करते हैं, तो यहां पर एज लिमिट क्या है, वही 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में, हर साल वो चेंज होते रहता है, तो आप मानिए 16.5 से 19.5 साल, वही सेम स्टैंडर्ड है। अनमैरिड मेन एंड वुमेन, यहां पर लड़कियां अलाउड हैं, नेवी में और एयरफोर्स में लड़कियां अलाउड है, मिलिट्री में लड़कियां अलाउड नहीं होती हैं। क्लियर? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पीसीएम के साथ होना चाहिए। यहां पर 70% एग्रीगेट चाहिए, जो वहां पे 50% चाहिए था, यहां 70%। 50% मार्क्स इन इंग्लिश भी चाहिए फ्रॉम क्लास 10th और 12th। फ्रॉम क्लास 10th और 12th मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेडब्ल्यू मेंस, और जिस भी साल ये निकला है उस साल का आपके जेडब्ल्यू मेंस में अपीयर होना जरूरी है। अब बात करते हैं, यहां पर पढ़ाई, ये भी 4 साल की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जो दिल्ली में है। यहां पर पढ़ाई आपको कराया जाता है इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला, तो कोझिकोड के पास में जगह है केरला में, तो केरला में आपका पूरा 4 साल का पढ़ाई होगा। बीटेक इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, या फिर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। तो ये 3 डिग्री में से कोई भी डिग्री आप चुन सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग वही सेम है, 56,100 जो मिलिट्री में था। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग कमीशन एज सब ल्यूटेनेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल इन ब्रांचेस, तो इन ब्रांचेस में पोस्ट वही रहेगा, ल्यूटेनेंट वहां पे कहते हैं, यहां पे उसको सब ल्यूटेनेंट कहते हैं, बट सेम पोस्ट है, और अप्रॉक्स वही सैलरी मिलती है, क्योंकि आप जब पे रेंज देखेंगे तो लेवल 10 पे आता है, वही सेम पे रेंज है, करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास हाथ में कटकटा के आ सकता है। क्लियर? और उसके अलावा जो पर्क्स मिलते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां की सीट मैट्रिक्स देखी जाए तो मैंने किसी एक साल 2025 का उठाया है, 36 सीट और 44 सीट है, तो ज्यादा सीटें नहीं रहती हैं, पूरा एक साल मिला लोगे तो यहां पे वही 70-80 सीटें होती हैं। अब इसके लिए देखा जाए तो कट ऑफ जो है, इसका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं मिला, बट इंटरनेट पे सारी जगह यही लिखा हुआ है कि जनरल सेफ रैंक 3 लाख के अंदर अगर आप हो तो फॉर श्योर माना जाता है कि हो ही जाएगा। पर कई बार ऐसा भी हुआ है, पास्ट में ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों का रैंक 4 लाख तक है, उन बच्चों को भी कॉल आया है कैडेट एंट्री स्कीम से, सीईएस से। तो 4 लाख रैंक तक पे भी चांसेस हैं कि आपको कैडेट एंट्री स्कीम में मौका मिल जाएगा, और हो सकता है आपने अगर एसएसबी कंप्लीट कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अप्लाई कैसे करना है, तो ज्वाइन इंडियन नेवी, वहां पे था ज्वाइन इंडियन आर्मी, यहां पर है ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in, वहां पर .nic.in था, तो थोड़ा सा वेबसाइट में कंफ्यूज नहीं करना, वो वेबसाइट ध्यान में रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जनवरी एंट्री होती है जून से शुरू होकर जुलाई में खत्म, जुलाई एंट्री होती है दिसंबर से शुरू होकर दिसंबर में खत्म, मोटा मोटी 1 महीने का ही सब में टाइम रहता है। क्लियर? नाउ तीसरा जो तरीका है, तो ये मैंने आपको बता दिया नेवी का। तीसरा तरीका है, उसको कहा जाता है अग्निवीर। तो अभी अग्निवीर स्कीम पे काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। तो ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये क्या है, ध्यान से सुनो। तो अग्निवीर स्कीम के जरिए आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें आप ऑफिसर नहीं बनते हैं। तो ये जो मैंने पीछे आपको दो बताया, टीएस और सीएस, ये दोनों में आप ऑफिसर बनेंगे। आप मतलब ल्यूटेनेंट एक ऑफिसर रैंक होता है और गैजेटेड ऑफिसर होता है। तो गैजेटेड ऑफिसर आप बनेंगे, पर यहां पर क्या होगा, आप सोल्जर बनेंगे, सिपाही जिसे कहते हैं, राइफलमैन, गनमैन, जो भी कह लीजिए। तो आप यहां पर ऑफिसर एंट्री नहीं होती है, पर आपकी एंट्री हो जाती है। एक बार एंट्री हो गई तो फिर ऑफिसर बनना आसान होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनो। तो रोल होगा आपका सोल्जर का, पर्सनल बिलो और ऑफिसर रैंक, और बट ऑफिसर पाथवेज आर ओपन इंटरनली। नाउ 2 तरीका होता है यहां से ऑफिसर बनने का।
पहला पाथवे होता है कि आप आर्मी कैडेट कॉलेज चले जाइए और वहां पर जाने का आपको मौका दिया जाता है। अगर आप आर्मी कैडेट कॉलेज चले गए तो वापस से वही 4 साल आपको बिताने होंगे, जैसे एनडीए के बच्चे बिता रहे हैं या फिर टीईएस और सीएस के बच्चे बिता रहे हैं। वो 4 साल की आप पढ़ाई कीजिए, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स एंट्री के जरिए जाएं। तो ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर क्या होता है अभी आगे बताता हूं। नाउ यहां पर क्या होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। 3 साल तो आपको वहां पे कॉलेज में बिताना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में, और 1 साल आपका ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि आप जब ये अग्निवीर स्कीम को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे 4 साल का या 5 साल का ये अग्निवीर स्कीम होता है, तो 4 साल का होता है, तो 4 साल आपने कंप्लीट कर लिया। 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपका अगर सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आपको रेकमेंड किया जाता है परमानेंट अब्जॉर्प्शन के लिए। तो अग्निवीर स्कीम में क्या होता है कि हर जो सोल्जर है उसको परमानेंट नहीं किया जाता। 4 साल की उसकी नौकरी होती है, 4 साल के बाद उसको राम राम कह दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो जो बहुत अच्छा काम किया है तो उनके लिए रिकमेंडेशन जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि ये परमानेंट सोल्जर बन जाए इंडियन आर्मी में। तो अगर कोई परमानेंट सोल्जर बन जाता है तो 4 साल के बाद उसको परमानेंट का मतलब परमानेंट सोल्जर बना दिया जाता है। तो जैसे ही परमानेंट सोल्जर बनेगा तो 5 साल की सर्विस या उससे अधिक हो जाती है तो उसको मतलब जो उसके सीनियर होते हैं वो रेकमेंड कर देते हैं कि अब इसे आगे चलकर परमानेंट ऑब्जॉर्प्शन और हेंस आगे चलकर ऑफिसर बनाया जा सकता है। तो उस रेकमेंडेशन पर आपको एक्सपीरियंस सोल्जर के तौर पर ऑफिसर का रोल दिया जाता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो भाई 17.5 साल से 21 साल का एज है। यहां पर अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों अलाउड होते हैं। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अग्निवीर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है 50% एग्रीगेट के साथ, और सारे सब्जेक्ट में 40%। पीसीएम हो और इंग्लिश होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अग्निवीर टेक्निकल पोजीशन के लिए अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर बनना है। ये भी आर्मी मिलिट्री में पोस्ट होते हैं ना ये सारे, तो वहां पर आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम चलेगा, पर आपके पास मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग ये मैंडेटरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बड़ा सिंपल सा कि फेज 1 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, और फेज 2 रिक्रूटमेंट रैली होगा। रिक्रूटमेंट रैली में आपसे फिजिकल टेस्ट करवाएंगे, 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगवाएंगे, और फिर बीम पुलअप्स कराएंगे, फिर 9 फीट का डिच, जिगजैग बैलेंस, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज करवाएंगे। ठीक है, तो एंट्री फॉलो 12th पास स्टूडेंट। तो इस तरीके से अग्निवीर का एंट्री है। तो अग्निवीर के एंट्री में आपका टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद रिक्रूटमेंट का रैली होता है, फिजिकल टेस्ट का रैली होता है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल अगर आप फिट निकलते हैं तो ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। क्लियर है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू बिकम अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर। तो अगर आपने अग्निवीर आप घुस गए, ठीक है, अब अग्निवीर में आपको कमीशन परमानेंट होना है, तो कैसे करना है? क्योंकि अग्निवीर तो एक टेम्पररी कमीशन है, तो इसमें करना क्या होगा? 4 साल का आपका अग्निवीर प्रोग्राम होता है। तो 4 साल के बाद फिक्स नंबर 25% जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से 25% को ही परमानेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, यहां पर थोड़ा कट ऑफ वाला सिस्टम होगा कि भाई अगर 100 लोग अग्निवीर में ज्वाइन किए तो 100 में से 25 ही ऐसे होंगे जो परमानेंट कमीशन में जाएंगे, बाकी 75 को छोड़ना पड़ेगा आर्मी। यही है रूल। क्लियर? नाउ तो अब्सॉर्ब इनटू द परमानेंट कैडर, अप्लाई फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो एसीसी के जरिए भी आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप परमानेंट हो जाते हैं, उसके पहले ही आपने क्या किया कि आर्मी कैडेट सेंटर के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अगर अप्लाई कर दिया और आप वहां पर सेलेक्ट हो गए तो वंस यू आर अ परमानेंट सोल्जर सिपाही रेफर यू बिकम एलिजिबल फॉर एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज एग्जाम। तो आप जैसे ही यहां से परमानेंट होते हैं तो पहले आप 4 साल यहां पर बिताए, फिर आप परमानेंट हो गए। अगर आप परमानेंट हो गए तो आप एसीसी के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आप यहां भी सेलेक्ट हो गए तो इसके लिए सेलेक्ट होने के लिए सर्विस ऑफ मिनिमम 2 इयर्स, ट्रेनिंग पीरियड यूजुअली एक्सक्लूडेड, सो टिपिकली आफ्टर बिकमिंग परमानेंट एज इज 20 से 27 साल, 12th पास। तो आप 4 साल की नौकरी की अग्निवीर के तौर पे, फिर आप परमानेंट हुए, परमानेंट होने के बाद 2 साल की और नौकरी की आपने, 2 साल की और जब नौकरी की तब तक आप 20 से 27 साल के बीच में होते हैं, तो 6 साल की आपने नौकरी कर ली, तब आप एसीसी मतलब आर्मी कैडेट कॉलेज में जाएंगे। क्लियर? सिलेक्शन के लिए आपको इस एसीसी का रिटन एग्जाम देना होगा और एसएसबी इंटरव्यू, वही सेम प्रोसेस। और सक्सेस, इफ यू पास एसीसी यू स्टॉप बीइंग अ सोल्जर एंड स्टार्ट ट्रेनिंग एज एन ऑफिसर कैडेट टू बिकम अ लिeutenant। फिर आप ऑफिसर, गैस्टेड ऑफिसर जो मैं बता रहा हूं वैसा बन जाएंगे। क्लियर? ये थोड़ा लंबा पाथ है लेकिन थोड़ा आसान है कंपेयर्ड विद एनडीए या बाकी सारे ऑप्शंस से। ठीक है, और ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आसान है जेडब्ल्यू मेंस वाला 3 लाख 4 लाख रैंक। पर अगर आपने जेडब्ल्यू नहीं दिया है या आपने तैयारी नहीं की है तो आप अग्निवीर के जरिए डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड ये कंपैरेटिवली आसान होता है। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अग्निवीर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ये क्या है भैया? तो अग्निवीर एसएसआर में आप 12वीं पास होने चाहिए
और इस अग्निवीर स्कीम फॉर नेवी, ये इंडियन नेवी के लिए है, एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ठीक है, पीछे वाला आर्मी के लिए था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 12वीं पास होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स कंपलसरी है, वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी हो, चलो ठीक है। 17.5 से 21 साल, अनमैरिड मेल फीमेल दोनों अलाउड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही 100 सवाल होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जीके के, फिर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। यहां पर 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, पर 6 मिनट 30 सेकंड में, 6.5 मिनट में लड़कों को दौड़ना है और 8 मिनट में लड़कियों को दौड़ना है, ये रूल रहता है। और स्क्वाट्स या पुशअप्स ये सब भी करवाएंगे, इसका भी टेस्ट लेंगे। और रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, मेडिकल अगर हो गया तो फिर बल्ले बल्ले आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सर्विस एंट्री कमीशन। तो ये सर्विस एंट्री कमीशन क्या है? तो ये अग्निवीर में मैंने आपको बताया था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको जेडब्ल्यू से जाना है तो सिर्फ आर्मी और नेवी में जा सकते हैं, जो कि मैंने टीईएस और सीईएस बताया, टेक्निकल एंट्री स्कीम और कैडेट एंट्री स्कीम। अग्निवीर के जरिए आपको 6 साल लगाने होंगे। 4 साल पहला आपका टेम्पररी कमीशन रहा, फिर 2 साल अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो 2 साल आपको और बिताना होगा, और उसके बाद आप आर्मी कॉलेज जा सकते हैं या नेवी जा सकते हैं या फिर एयरफोर्स जा सकते हैं। अब एयरफोर्स में क्या होगा? तो सर्विस एंट्री कमीशन इसको कहते हैं, एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो यहां पर एजुकेशन में आप 12वीं पास, वही पीसीएम और इंग्लिश, अदर देन साइंस सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम 12वीं पास, आप सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए, तो चलिए वो भी अलाउड है। मार्क्स रिक्वायर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश, ठीक है। 17.5 से 21 साल वो सेम है। अनमैरिड मेल एंड फीमेल ओनली, तो अनमैरिड मेल फीमेल ये भी अलाउड है। फिजिकल स्टैंडर्ड एयरफोर्स में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, यहां पर आपकी हाइट 152.5 से 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 152, और चेस्ट आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। विजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां चश्मा बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप एयरफोर्स में होंगे तो चश्मा के नॉट बी अलाउड हियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर इन ट्रेड्स में आपको अलाउ किया जाता है ज्वाइन करने के लिए, जैसे टेक्निकल ट्रेड, एविएशन सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन, मेडिकल एंड ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटल सपोर्ट। तो इन जगहों पर आपको अलग अलग रोल्स दिए जाएंगे। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का? तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें साइंस में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाएगा, और नॉन साइंस वाले बच्चों के लिए इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल और अवेयरनेस, ये दोनों होता है, मतलब ऐसा बच्चों के लिए नहीं, सॉरी, साइंस और नॉन साइंस दोनों पूछते हैं। क्लियर? फेज 2 होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जो जैसा फिजिकल फिटनेस टेस्ट सब जगह हो रहा है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, तो ये दोनों आर्मी बोल रहा हूं, एयरफोर्स से ही रिलेटेड है। क्लियर? फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा पूरे डिफेंस फोर्सेस में होता है कि भाई मेडिकली आप फिट होने चाहिए। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू बिकम अ परमानेंट कमीशन मेंबर, तो वही सेम रूल यहां भी अप्लाई करेगा। 25% लोग ही अग्निवीर स्कीम से परमानेंट कमीशन में आएंगे। वो 25% लोग जो इंटरनल एंट्री से परमानेंट कमीशन में आए, इसके लिए इंटरनल कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू। अब आप ये सब हो जाने के बाद मतलब 25% जो परमानेंट कमीशन हुए वो 2 साल की नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे और एसएसबी होगा। अगर एसएसबी वगैरह हो गया तो फिर आप ऑफिसर बनने के लिए तैयार होंगे। तो ट्रेनिंग, ऑफिसर ट्रेनिंग एट एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडेड होगा। कमीशन एज फ्लाइंग ऑफिसर, परमानेंट कमीशन इन द इंडियन एयरफोर्स। तो अगर आप अग्निवीर कंप्लीट कर लेते हैं 4 साल का और उसके बाद आपको परमानेंट के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है, फिर आप वहां पर सर्विसेज दीजिए, कॉलेज में जाइए, पढ़ाई कीजिए, फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। क्लियर है भाई सबको? चलो अब आपको बताता हूं, ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसमें 4 साल की जब आपकी टेम्पररी नौकरी होती है तो आपको पैसे कितने मिलते हैं? क्योंकि परमानेंट स्कीम जो है, टेक्निकल एंट्री स्कीम और कैडेट एंट्री स्कीम, उसमें तो ऑफिसर वाला पेमेंट मिलता है 56,000 ट्रेनिंग के टाइम पे, और उसके बाद आपका 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी हाथ में आएगा। क्लियर? अग्निवीर में पेमेंट कम रहता है। तो अग्निवीर में पहले साल आपको 30,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी मिलता है, सब कुछ कट कटा के हाथ में 21,000 रुपए आता है। ठीक है, 9,000 रुपए आपके कट जाते हैं। ठीक, फिर दूसरे साल में 33,000, 36,000, 40,000, तो 4 साल के बाद आपका 40,000 रुपए पेमेंट होगा, कट कटा के हाथ में 28,000 आएगा। अब जो कट कटा रहा है ना, वो कट कटा रहा है बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड और वो इंश्योरेंस। तो बेसिकली जब आप 4 साल के बाद निकलेंगे, चाहे आप परमानेंट कमीशन हुए हो या नहीं हुए हो, 4 साल के बाद आपको 11.71 लाख रुपीज टैक्स फ्री मिलेगा। मतलब करीबन 12.25 लाख रुपए 4 साल में आपको सैलरी जो मिली वो तो मिली। तो आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए इन हैंड सैलरी से करते करते 3.25 लाख रुपए इन हैंड साल की सैलरी मिलेगी। तो ये तो आपको मिलेगी, पर उसके साथ साथ ऑलमोस्ट इतना ही पैसा
आपको 4 साल के बाद आपके हाथ में एक मुश्त एक साथ मिल जाएगा। तो ये अग्निवीर स्कीम है। मतलब आप मान के चलो सबको जोड़ोगे तो 2.5 लाख 5 लाख 5 3 8 लाख 8 और 3 8 और 3 11 और 1 12, तो रफली 12 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है और 12 लाख रुपए 4 साल के बाद मिल रहा है। तो ओवरऑल आपको 24 लाख रुपए मिलेंगे 4 साल में। मतलब रफली साल का 6 लाख रुपए बना, उसके हिसाब से 50,000 रुपए, मतलब मान सकते हो सबकी डबल सैलरी होगी, पर 4 साल के बाद आपको मिलेगा। तो ये है पेमेंट स्ट्रक्चर इन अग्निवीर स्कीम। क्लियर हो गया सबको? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल लव्ड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर ऐसा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एनडीए मेड इजी फॉर एनडीए का सारा प्रिपरेशन। और जो बच्चे जेडब्ल्यू के थ्रू एनडीए में जाना चाह रहे हैं, वो कॉलेज कनेक्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कॉलेज कनेक्ट पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस में बताता रहूंगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।